हेलो फ्रेंड्स, द जीएस फाउंडर पे आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कि ट्रेडिशनल टॉपिक जो है उसको लेकर के आए हैं। और बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल टॉपिक में हिस्ट्री के ऊपर हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, हिस्ट्री का सिलेबस बेसिकली वह सिलेबस है जो कि वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वनडे एग्ज़ाम में आप जानते भी हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, या जितने भी एक दिन के जो एग्ज़ाम हैं, सारे में हिस्ट्री के स्तर पे जो प्रश्न बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, कौन सा एरिया है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, ह्यूमैनिटीज़ का या आर्ट्स का, या एक तरह से कहें जो आर्ट्स स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो इतिहास ही है। और हम लोग ओवरऑल हिस्ट्री को नहीं कवर करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं इंडियन एनिशिएंट हिस्ट्री से, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम लोग वही टॉपिक को कवर करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सारा पढ़ने के लिए आपको तो आप जो है कि मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके भी लिए मैं जो है कि आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। और रही बात वो चीज़ की, तो या तो ऑप्शनल के स्तर पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ऑप्शनल स्तर पे भी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। और अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो उस लेवल की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पीछे वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हम लोग वही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लोगों को कोई एडवाइस कर देता है कि भाई आप ये किताब ले लीजिए, वो किताब ले लीजिए। इससे क्या होता है कि किताबों की संख्या बढ़ती है, नॉलेज नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ, आप यही टॉपिक बस कवर करेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वनडे एग्जामिनेशन, देन आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए। इससे ही आपका मान के चलिए 95% चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक। ज़्यादा अगर आप जो है कि चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपके अन्य विषय छूट जाते हैं। जीएस के स्तर पर ज्योग्राफी भी तो है ना, इकोनॉमिक्स भी तो है ना, पॉलिटी भी तो है, साइंस है, बेसिक साइंस है, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप एक किताब आती है लूसेंट को अगर आप ठीक से पढ़ लें, ठीक से कवर कर लें, तो आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इवन पीसीएस पीटी तक की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ भी जैसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप लूसेंट ठीक से पढ़ लें। और ये सिलेबस जो मैं बता दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा ही। आगे मैं ज्योग्राफी का भी ऐसे लेकर के आऊँगा, इकोनॉमिक्स का भी मैडम तो पढ़ा ही रही हैं आपको वर्षा में, पॉलिटी का भी जो है कि मैं लेकर के चीज़ों को धीरे धीरे लेके आऊँगा। तो ये उन टॉपिकों को अगर आप ठीक से कवर कर लेंगे तो जीएस के स्तर पे आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस सिलेबस के बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसको एनिशिएंट या प्राचीन, सेकंड है मध्यकालीन मिडिवल, और थर्ड जो है कि वह है मॉडर्न, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, एनिशिएंट जो है अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में अगर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें और इंडियन हिस्ट्री में हम लोग एनिशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो एक पार्टिकुलर वो अलग टॉपिक होता है, लोग उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन हमें उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चुन करके पेपर को पास करना होता है, पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आने होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएस के स्तर पे जो है हिस्ट्री में मान के चलिए 5 से लेकर के हिस्ट्री से 5 से लेकर के 8 प्रश्न आते हैं, 5 से 8, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसी 5 से 8 प्रश्न के लिए अगर आप पूरा इतिहास पढ़ने बैठ जाएं, या फिर आप जो है कि सोचे कि नहीं अब इतिहास से ही मेरा काम चल जाएगा, तो वो जो है कि मान के चलिए स्मार्टनेस नहीं, वो गधापन या बेवकूफ़ी होती है। तो 5 से 8 प्रश्न की तैयारी आप प्राचीन से कर लीजिए, मध्यकालीन से कर लीजिए, मॉडर्न से कर लीजिए। तो देखिए, प्राचीन में जो आप हम लोग पढ़ेंगे, या मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, वो है
पहला टॉपिक प्राचीन का इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड 2350 से 1750 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, बिफोर क्राइस्ट किसे कहते हैं, एनी डोमिनी किसे कहते हैं, आप जा करके देख सकते हैं चैनल पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से फिर हम लोग सीधा आ जाएंगे ऋग्वैदिक काल पे। इसके बीच में भी एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं आर्यों का आगमन, यानी भारत में आर्य कैसे आए, ठीक, आर्य रेस के लोग कैसे आए, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋग्वैदिक काल में अब आ जाएंगे, वेदों की रचना होती है। उसके बाद फिर बीच में 2-3 टॉपिक और, उनको भी हम दरकिनार करते हुए महाजनपदों पे आ जाएंगे। 16 महाजनपद जो थे, महाजनपदों का जो उदय हुआ था उसके पीछे का क्या कारण था, कौन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 16 महाजनपद थे, अंग, मगध, कौशल, वत्स, छेदी, कुरु, पांचाल, अश्मा, कवंती, इस प्रकार से 16 थे। मैं बताऊंगा आपको सारे महाजनपदों के बारे में। सबसे पावरफुल जनपद महाजनपद मगध था। मगध वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा बिहार ले लीजिए, कुछ हिस्सा बंगाल का ले लीजिए और आधा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये सारा हिस्सा जो है कि उस टाइम में मगध के नाम से ही जाना जाता था। तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ये हो गया महाजनपदों का उदय। आगे हम देख लेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के पीछे का क्या कारण था, ठीक है, और कौन कौन महावीर जैन जो थे, ठीक है, या गौतम बुद्ध जो थे, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, वो लोग कैसे इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। इतना कर लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिर जहाँ से अक्सर प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो है मौर्य साम्राज्य। भारत का पहला ऐसा वंश जिसने ऑल ओवर इंडिया पे शासन किया था। ऑल ओवर इंडिया का मतलब उस टाइम में जो बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है उस पे भी जिसने शासन किया था वह वंश मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें 3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उनके बेटे अशोक। ऐसे 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि मौर्य वंश से पहले जो है कि मगध के गद्दी पर या मगध की जो बागडोर थी वह किन शासकों के हाथ में थी या किन वंशों के हाथ में थी, ठीक है। तो सबसे पहला हर्यक वंश होता है, उसके बाद शिशुनाग वंश होता है, फिर नंद वंश होता है और फिर मौर्य वंश होता है। शुरू के 4 वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, इसकी भी जानकारी हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे गुप्त साम्राज्य पे। गुप्त साम्राज्य को गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत का स्वर्णिम काल या भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। मौर्य काल और मौर्य साम्राज्य से लेकर के या मौर्य काल से लेकर के गुप्त साम्राज्य के बीच तक 3 से 4 वंश आए हैं। एक कण्व वंश था, ठीक है, सातवाहना थे, हुण और शकों का अटैक हुआ था भारत पे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम देख लेंगे। शुंग वंश जो था उसके बारे में हम देख लेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाएंगे। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसको ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे मिडिवल या मध्यकालीन इतिहास पे। अब देखिए मध्यकालीन इतिहास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है दिल्ली सल्तनत, ठीक, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। 5 वंश आते हैं, कमेंट करके बताइए। सैयद लोदी, गुलाम, तुगलक, खिलजी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 वंश आते हैं, याद रखिएगा इसको। उसके बाद फिर हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल भारत में कैसे आते हैं और किस प्रकार से एक नींव डालते हैं, क्योंकि
मजबूत साम्राज्य की नींव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मजबूत साम्राज्य की नींव मौर्यों ने डाली थी और मध्यकाल में एक मजबूत साम्राज्य की नींव जो पड़ेगी वो मुगलों द्वारा पड़ेगी। ठीक, उसके बाद समानांतर उसके कह लीजिए एक और चलता है, जब इसकी शुरुआत हो रही होती है तो इसका अंत हो रहा होता है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो इसको देख लेंगे। और वही हरियर बुक्का जिन्होंने शुरू किया था इसको दक्षिण भारत के स्तर पे। और सेकंड चीज़ जो ये मुग़ल साम्राज्य है जिसने अपनी मजबूती के साथ नींव डाली थी, उस नींव को तोड़ डालने वाले मराठों के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। उस नींव को हिला देने वाले या ख़त्म कर देने वाले मराठे जो थे, शिवाजी के नेतृत्व में उन लोगों ने किस प्रकार से मुगलिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी मध्यकालीन इतिहास का ही हिस्सा है। तो मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर जंप कर जाएंगे आधुनिक भारत में। ठीक, तो आधुनिक भारत में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन यानी यूरोप से व्यापारी भारत आ रहे हैं, अराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि भाई यूरोपियों का आगमन आधुनिक समय में ही जो है कि भारत में ही शुरू हुआ था, उससे पहले से भी होता चला आ रहा था, लेकिन कुछ कारणवश जो है कि व्यापार बाधित हो जाता है, उनका भारत में आगमन बाधित हो जाता है। तो वह कारण क्या था, इसको हम जानेंगे कब, जब हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। वही वास्को डी गामा कैसे आया, शुरू में कौन कौन आता है, पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, एक क्रम याद रखिएगा, फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ, स्वीडन के लोग आते हैं, स्वीडिश जिनको बोला जाता है, और सबसे आखिरी में आते हैं फ्रांस के। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, स्वीडन, फ्रांस, एक क्रम कई बार पूछ लेता है। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, और सबसे आखिरी में कौन आया था, फ्रांस के वाले आए थे। और सबसे पहले ये लोग आए थे और सबसे बाद में गए थे। ये लोग आए थे 1498 में, ये लोग आए थे 1498 में, और गए थे 1961 में ये लोग। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आगे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए और तो चीज़ों को छोड़ते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आ जाएंगे हम लोग। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, विद्रोह, क्रांति जिसको बोलते हैं, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन या मूवमेंट, विद्रोह, क्रांति या आंदोलन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और तात्कालिक कारण क्या थे इस विद्रोह के। ठीक, और जितने भी हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इस पे बुक्स लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा 1857 का विद्रोह से संबंधित जितने भी तथ्य हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे धार्मिक सुधार आंदोलन पे। रिलीजियस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया था, राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में चलाया गया था। जितने भी कुप्रथाएँ थी, सती प्रथा, नरबली प्रथा, ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी प्रथाएँ कुप्रथाएँ थी उनको इस धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया गया था। धर्म के स्तर पे जो सुधार किया गए थे, ठीक है, हिंदू धर्म जो था उस स्तर पे जो इसमें कमियां थी, बुराइयां थी, उसको जो दूर करने का प्रयास किया गया था वो इसी के थ्रू हुआ था। धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ एक तरह से कह सकते हैं इसे दूर करने का प्रयास किया गया था। तो इसको हम जान लेंगे। और आखिरी है नॉट जो है कि लीस्ट कह सकते हैं इसको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, 1885 से लेकर के 1947 तक का। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कांग्रेस का फॉर्मेशन है, नरम दल, गरम दल, बहुत सारी चीज़ें, गांधी का अराइवल है, भगत सिंह से संबंधित तथ्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन वगैरह जो जितने भी क्रिप्स मिशन वगैरह जो आए थे, सारी चीज़ों को हम इसी में ही पढ़ने वाले हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मोटा मोटी जो है कि एक टॉपिक है या सिलेबस जो है कि जो कि इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, आपको आगे भी ये काम आएगा। अगर बाई चांस आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप टॉपिक रख के ले लीजिए और जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है कि इसकी तैयारी
करते रहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि अपने पढ़ाई वाले डेस्क पे एक लूसेंट की किताब ज़रूर रखिए, और उसको कैसे कवर करना है, कैसे उसको पढ़ना है, मैं एक वीडियो उस पर भी जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो मैंने उम्मीद है मैंने आपको टॉपिक अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको अभी भी टॉपिक में कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है, नहीं कुछ समझ में आया है, या कुछ इसमें और ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप जो है कि कमेंट कर दीजिए, चीज़ों को मैं फिर से या उसको ऐड करके बताऊंगा। और भी सारी चीज़ें हैं, जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई थी, आखिरी जो लड़ाई थी, बक्सर का जो युद्ध था, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से भारत को गुलाम बनाया था, उसके लिए मैं एक अलग से जो है कि वीडियो बना दूंगा, और उससे आप लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कुल मिला जुला करके टॉपिक, और उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।